क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी जो भी नींद निकाले थोड़ा सा, नहीं तो मुंह धो लो, ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? नहीं आती है, सब्जेक्ट है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, है ना? जागोगे तब जिससे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? तो मैंने आपको इसे प्रॉब्लम बता दी, कहां कहां से आपको मिलती है। सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो यू कैन से कि दिस वन इज योर गुड प्रॉब्लम, है ना? प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम मान सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट की है और जिसपे आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसका निमोनिक है वो आप देख रहे हैं, दैट इज ए फाइनर। ये एग्जाम में मिल सकता है आपको। क्वेश्चन रिसर्च में कम आते हैं, जो आते हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? अब धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके, है ना? याद रहे कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द निमोनिक वी यूज्ड टू सेलेक्ट फॉर ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम या अंडर द क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसका मतलब क्या है भैया? फाइनर। फाइनर, फाइन जानते हो? फाइनर, ठीक है? एक एक का वर्ड मीनिंग है। इसमें से ये पूछ सकते हैं आपको भैया, अगर फाइनर ऐसे, एक तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा है, फाइनर है, कंसोर्ट है, ठीक है, प्रिज्मा है, कुछ भी एग्जांपल दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुड क्राइटेरिया को, मतलब क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, दैट इज ए फाइनर टर्मिनोलॉजी, न्यूमोनिक आपको याद रखना, ठीक है? यह आपको दे दिया कि रिसर्च प्रॉब्लम को जो सेलेक्ट करने क्राइटेरिया है, तो फाइनर के अंदर एफ का मीनिंग क्या है, यहां पे आई का मीनिंग क्या है, एन का मीनिंग क्या है, या ई का क्या है, या आर का क्या है? क्या हो गया कुछ? एफ इन द सेंस फीजिबल। मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा आपसे, ठीक है? यही कहानी है। फीजिबल क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। एफ का मतलब आई इज ए इंटरेस्टिंग। जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो फिजिबल होनी चाहिए, ठीक है? करने योग्य होनी चाहिए, क्लियर? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसे मेरा सब्जेक्ट अभी नहीं है, लेकिन मजबूरी है ना? क्योंकि ये भी पढ़ना है। इंटरेस्टिंग, नोवेल इन द सेंस एनीथिंग न्यू, कुछ नया होना चाहिए, घिसा पिटा नहीं होना चाहिए। नोवेल, समथिंग इज न्यू, क्लियर? तो आपने भी सपोज कोविड की वैक्सीन आइडेंटिफाई की है, लोगों ने कितना यूटिलाइज किया उसको? एक नया था, समझ में आई ना? क्या एक नई एंटीबायोटिक ढूंढ लेंगे तो ज्यादा उसका इंपैक्ट आएगा नहीं, क्या? कि बहुत सारी एंटीबायोटिक मार्केट में अवेलेबल है। FINE, दैट इज इथिकल जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और अप्रूवल जनरली उसका होना चाहिए, क्लियर? R इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेवेंट टू योर फील्ड। सपोज वी आर नर्सिंग पर्सनल, तो हमारे जनरली फील्ड की जनरली क्या होनी चाहिए भैया? जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेवेंट आपका रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। समझ में आई कहानी? आप नर्सिंग है, जूलॉजी पे कहीं स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज नॉट रिलेवेंट। समझ में आई? क्लियर? तो याद रहे फाइनर और फाइन में से आपको दे सकते हैं। फाइनर के अंदर जनरली व्हाट इज द मीन्स ऑफ एफ का मीनिंग क्या है, आई का क्या है, एन का क्या है, ई का क्या है, आर का क्या है? याद रहे भैया, याद आपको करना है, निमोनिक की है। आगे बात करूं क्या? अब क्या क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी प्रॉब्लम हम फॉलो करते हैं तो अच्छी मानी जाएगी, एक एक को मैं बात करता हूं। पहला क्राइटेरिया आप देखेंगे दैट बिकॉज वी आर द नर्सिंग पर्सनल, क्लियर? तो जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम सेलेक्ट करते हैं, क्लियर, वो रिलेटेड या सिग्निफिकेंट होनी चाहिए किससे? नर्सिंग के प्रोफेशन से, ठीक है? मैंने कहा आप नर्सिंग पर्सनल हैं, आप जूलॉजी पे स्टडी कर रहे हैं या जियोलॉजी पे स्टडी कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो जनरली हमारे नर्सिंग के प्रोफेशन पे जनरली वो सूट नहीं बैठती। तो जो भी रिसर्च आप करते हैं, इफ यू आर ए नर्सिंग पर्सनल, और मैं एक ब्रॉड एस्पेक्ट पे बात करूं, विदाउट नर्सिंग की मैं बात करूं, तो एक लाइन में बताऊं कि जो जिस फील्ड में वर्क करता है उस फील्ड के रिलेवेंट वो जनरली आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और हम नर्सिंग के पर्सनल है तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं, इज रिलेटेड टू द नर्सिंग प्रोफेशन। अगर आ जाए कोई भी कि भैया इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो उस पर गुड रिसर्च प्रॉब्लम सेट बैठता है, तो आपको उसमें से क्या करना है? टिक करना है भैया। समझ में आना चाहिए कहानी, क्लियर? आप नर्सिंग प्रोफेशन में किस तरीके से कह सकते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप देखेंगे। नर्सिंग में जनरली आप वही एक्सपांड करने के लिए नॉलेज को, ठीक है, रिफाइन करने के लिए, नया नॉलेज डेवलप करने के लिए करते हैं। पहला क्राइटेरिया देखें,
जस्ट थ्रू द नर्सिंग रिसर्च स्टडी वी गेट बेनिफिट टू द नर्सिंग प्रोफेशन। आप ऐसी स्टडी करें जिससे आपकी नर्सिंग प्रोफेशन को क्या हो, जनरली बेनिफिट हो, आपके जो पेशेंट्स है उनको बेनिफिट हो, नर्सिंग ऑफिसर्स है, नर्सिंग पर्सनल है, उनको बेनिफिट हो, या हेल्थ केयर जो फ्रेटर्निटी है, ऑल हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी, आपने कोई ऐसी चीज इन्वेंटेड की है तो उनको बेनिफिट हो सकता है। सपोज आपने आइस एप्लीकेशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पे आपने स्टडी की और आपने देखा कि आइस की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस रिड्यूस हो रहा है, तो वो पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, नर्सिंग फ्रेटर्निटी के लिए भी बेनिफिशियल है, और ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए जनरली बेनिफिशियल है कि कहीं की आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया, रिजॉल्व हो रही है। समझ में आ रही है कहानी? क्या ये कुछ क्राइटेरिया है क्या? इनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा भैया, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम में, है ना। जब भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्राइटेरिया आपका गुड रिसर्च प्रॉब्लम का है, वो लैंग्वेज में लिखा हुआ आएगा, उसका मीनिंग समझना भी जरूरी है पहले कि वो कहना क्या चाह रहा है। आधा बात समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। मुझे पता है ये प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ भी होती है, सबके साथ होती है, तो याद रहे वो कहना क्या चाह रहा है, पहले उसको अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। एंड थ्रू द रिजल्ट इंप्रूव द क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, बात वही है, घुमा फिरा के दी हुई है, ठीक है। मैंने 2-4 पॉइंट लिख दिए, कैसे भी आपको पूछ सकता है, क्लियर। प्रमोट द नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग, कहानी वही है। प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ द करंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड, जो भी करंट प्रैक्टिस है, मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूं अप्लाइड के अंदर, ये अप्लाइड का ही पार्ट है। अप्लाइड में मैंने कहा था करंट इश्यू से बात करता है, ठीक है। मैं पूछ लो आपसे कि विच टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है, दैट फोकस ऑन द करंट इश्यूज या टू सॉल्व द करंट प्रॉब्लम और करंट नीड, विच टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बोथ ऑफ अबाउ, नन ऑफ अबाउ, अप्लाइड रिसर्च। मैंने बताया था आपको, बेसिक रिसर्च जनरली जो न्यू थ्योरी डेवलप करती है, ठीक है, जनरेट करती है, और अप्लाइड में जो करंट प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व करने के लिए कोई स्टडीज डेवलपमेंट करते हैं, वो अप्लाइड रिसर्च है। मैं डिटेल बता चुका हूं, क्लियर। ये कुछ एस्पेक्ट है, जनरेट इंफॉर्मेशन टू गेट द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, जनरली उसका होना चाहिए, वो अप्लाइड का ही जनरली आप समझ ले बात है, वही क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, दैट इज ओरिजिनल होनी चाहिए, जो भी रिसर्च है कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने डाटा कलेक्ट किया, मैंने आपका डाटा ले लिया, रिजल्ट निकाल दिया, पब्लिश कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च स्टडी करें भैया, वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको याद करने पड़ेंगे भैया, याद करने मतलब आप समझेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब उसमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्लियर, ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक, मैंने नोवेल वर्ड लिखा था, मैंने नोवेल वर्ड लिखा था, एन का मतलब वो, इसका मतलब ही क्या है, ये मैं इसको हाईलाइट नहीं कर पाया, दैट इज अ न्यू एंड यूनिक इन इटसेल्फ, खुद के अंदर एक नई और एक यूनिक होनी चाहिए रिसर्च स्टडी, ठीक है, और ओरिजिनल स्टडी होनी चाहिए, अंडरस्टूड। ये नोवेल का मतलब मैंने बता दिया है यहां पर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिबल, इसके अंदर बहुत सारे, ये मेन इसका पार्ट है क्राइटेरिया का कि फिजिबल होनी चाहिए। अगर फिजिबल नहीं है, फिजिकल का एक मीनिंग बता दूं मैं एक तरह के, कि जो भी आप स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो करने योग्य है भी नहीं, ठीक है। क्या हम उसको कंडक्ट कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम पर स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे पार्ट्स को आपको दिमाग में ध्यान रखना होता है। वो क्या क्या पार्ट है, मैं एक एक आपसे बात करूंगा, उसी को हम बोलते हैं फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी समझे, आप रिसर्च को स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉब्लम को, वो हम उसको कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल सकते हैं, उनको पहले से दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि हमें जाना वहां पर है और हमारे 100 किलोमीटर जाना है, गाड़ी में पेट्रोल 50 किलोमीटर तक का ही है, ठीक है, तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 100 किलोमीटर तक जाना है, तो मुझे 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाएगी और 50 में मुझे दूसरी गाड़ी मिलेगी, वहां से बैठ के मुझे आगे जाना है, क्लियर। तो यह आपको पहले से ही दिमाग में सेट करना होता है कि कोई भी रिसर्च स्टडी जब हम कंडक्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हमें बीच में उसको रोकनी पड़े, कुछ ऐसी बैरियर्स आ जाए जिसकी वजह हमें रोकना पड़े, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिबिलिटी। वो आपको देखना है, इसके बहुत सारे पार्ट है, क्या क्या चीज चेक करनी पड़ती है, जैसे आपने कहा गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही, वो देखनी पड़ेगी, पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं देखनी पड़ेगी, कि पंचर तो नहीं है, आगे 50 किलोमीटर पे अगर मुझे इसी गाड़ी से जाना है तो आप पेट्रोल पंप है कि नहीं देखना पड़ेगा, समझ में आ रही है। तो ऐसे कुछ पार्ट आपने देखे हैं, लाइक दैट इन द रिसर्च स्टडी, सेम कि फिजिबिलिटी देखने के लिए इज एसेंशियल क्राइटेरिया। क्या क्या चीज देखेंगे, मैं एक एक से आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इन सब पार्ट की बात करूंगा। दैट इज अ टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर, आपके पास कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है उस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। सपोज यू हैव 6 मंथ टाइम
और बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती है जिसको आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, सपोज आपके पास 1 महीना है, मैं आप ही के इस पे लेके चलता हूं, ठीक है। यू हैव 1 मंथ टाइम ओनली, यू हैव 1 मंथ टाइम टू कंडक्ट रिसर्च स्टडी, ठीक है। और आप स्टडी किस पे कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट पे। और आपने देखा कि अभी इनके एग्जाम हुए भैया और 2 महीने की इनकी समर वेकेशन है भैया, छुट्टी है इनकी तो, और सभी एक साथ होते हैं एग्जाम आजकल तो, ठीक है। तो मैं किसी भी कॉलेज में अगर जाऊंगा तो बच्चे तो मुझे मिलेंगे 3rd ईयर, तो टाइम, और मेरे पास टाइम 1 महीने का ही है, तो मैं कैसे स्टडी को कंडक्ट कर पाऊंगा? तो फिर आपको स्टडी चेंज करनी पड़ेगी। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने यहां पर, आप देखें, सपोज a nurse might be interested in studying the सिबलिंग जो भाई बहन होते हैं, भाई सगे बहन, लाइक ना सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग रिलेशनशिप अमंग द क्विंटुप्लेक्स भी बोलते हैं, जो 5 चाइल्ड एक साथ बोर्न होते हैं, उन पे जनरली आप स्टडी करना चाह रहे हैं, क्लियर। तो आप उन पे अगर स्टडीज करेंगे तो ऐसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसे केसेस मिलना और उनके बारे में जानना, पूरी स्टडीज कैसे कैसे उनका बिहेवियर सब कुछ है, लाइफ लॉन्ग, इतना टाइम आपके पास जनरली नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम आपको जनरली ध्यान रखना है कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले, क्लियर। ये मैंने लिखा है उसी जो समझाया मैंने आपको ना, कोई भी एग्जांपल है। कॉस्ट, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। विदाउट मनी कुछ नहीं है, नो हनी विदाउट मनी, है ना। तो आपको, हाँ कुछ भी हो सकता है, मुझे याद मैंने बोल दिया, है ना, कि विदाउट कॉस्ट हर चीज आपको जनरली यू विल पे फॉर समथिंग इफ यू नीड समथिंग, क्लियर। एक नितिन गडकरी मैंने पहले एग्जांपल दिया था, है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो यू हैव पे फॉर इट, क्लियर। अच्छे रोड बनाना है तो टोल भी आपको देना पड़ेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्लियर। तो आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, तो कहीं के स्टडी के अंदर जनरली कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास उतना सफिशिएंट बजट है या नहीं है। किसी स्टडी को कंडक्ट करने से पहले उसमें रिसोर्सेज भी लगेंगे, इक्विपमेंट भी लगेंगे, क्लियर। एरिया, वहां जाने का पेट्रोल और गाड़ी का किराया भी लगेगा अगर मुझे वहां जाना है ना। तो बहुत सारी चीजें, अथॉरिटी से परमिशन लेने जाती है तो 2-4 बार चक्कर भी काटने पड़ेंगे। तो इतना टाइम और इतनी कॉस्ट, इतनी मनी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, या आपको फंड कहीं से मिल रहा है, आईसीएमआर से फंड, आईसीएमआर भी फंड देता है, यूनिसेफ आपको फंड देता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, जो आईसीएमआर 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए किसी स्टडीज के लिए देते हैं, और बहुत सारे उसको स्टडीज को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी किसी से फंडेड है ना, तो वो आपको मेंशन करना होता है। आइदर सेल्फ फंडेड है, हमने जो भी स्टडीज की सब सेल्फ फंडेड की है, ठीक है। तो अगर सेल्फ फंडेड है आपकी तो मेंशन करना, तो आपके पास उतना मनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती है, कि उतना आप उसको एक्सपेंडिचर उस पर कर पाए या नहीं कर पाए। समझ में आ रही? दैट्स व्हाई कॉस्ट इज आल्सो वन फैक्टर इन द फिजिबिलिटी। समझ में आ रही कहानी? वही जो बताया वो लिखा है, ये सब आपके लिए है लिखा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। ये मैं फिजिबिलिटी के अंदर सब टाइम बता रहा हूं भैया, मैंने एक फिजिबिलिटी बहुत ब्रॉड टॉपिक लिया है, उसके अंदर टाइम इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, और इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्टडीज के अंदर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, टूल की खुद बनाए हैं आपने, और किसी को सपोज आप किसी का वेट मेजर कर रहे हैं या कोई ऐसा इक्विपमेंट मेजर कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, तो आपके पास वो इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। नहीं अवेलेबल है तो मुझे उसको परचेज करना है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्लियर। अगर इक्विपमेंट अवेलेबल है तो आपको देखना है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ठीक है। अगर वर्किंग कंडीशन में है, क्लियर, तो उसको चलाने के लिए किसी ऑपरेटर की जरूरत है कि नहीं? ऐसा तो नहीं, बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है, स्पेशल ऑपरेटर चाहिए उनके लिए, टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको जनरली क्या करना है, नोट करना है। या सप्लाई प्रॉपर है या नहीं, आपने कहा माइक्रोपोर और डायनाप्लास्ट को कंपैरिजन करके देख रहे हैं, तो क्या स्टॉक में डायनाप्लास्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, या माइक्रोपोर हमारे पास सप्लाई में है या नहीं। समझ में आ रही मेरी बात, कहानी मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, इक्विपमेंट और सप्लाई में 2-4 चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर सम रिसर्च रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स विच इज नीडेड टू टेक द फाइनल डिसीजन कंडक्ट स्टडी, क्लियर। एक्यूरेट डिटरमाइन करना है आपको, क्या ध्यान रखना है वो बता रहा हूं मैं आपको, एक एक मैंने बताया आपको व्हाट इज द इक्विपमेंट दैट विल बी नीडेड, कौन सा इक्विपमेंट जरूरत है वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। इज दिस इक्विपमेंट अवेलेबल एंड इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन और नॉट, ये आपको ध्यान रखना है आपको।
फिर मैंने कहा इज देयर क्वालिफाइड ऑपरेटर ऑफ द इक्विपमेंट नीडेड और नॉट, है ना, कोई टेक्नीशियन है ऐसा तो नहीं, जैसे वेंटिलेटर चलाना है, एबीजी मशीन पे कोई स्टडी करें, एबीजी मशीन चलानी है, हम तो नहीं चला पाएंगे एबीजी मशीन, ठीक है, तो उसके लिए कोई टेक्नीशियन की जरूरत है या नहीं, अगर जरूरत है क्या उसको हम देंगे, पैसा कौन देगा, है ना, हाँ हम ही देंगे, ठीक है। आर द नेसेसरी सप्लाईज अवेलेबल और कैन बी ऑब्टेन, जैसे मैंने माइक्रोपोर डायला प्लस का एग्जांपल दिया, आप स्टडी कर रहे हैं, कंपैरिजन तो अवेलेबल है या नहीं, क्या हमें खरीदना है, उसको ऑब्टेन करना है, परचेज करना है या नहीं, कहानी समझ में आ रही। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, इथिकल कंसिडरेशन की मैंने बात की थी आपसे, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है जो आपको अप्रूवल देता है वो एक्चुअली आपको सपोर्ट देता है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है कि हम कहीं फंसेंगे तो कोई ना कोई बचा देगा। आप है जब क्रिकेट खेलता है ना आदमी, विकेट कीपर अपना दोस्त होता है तो वो आदमी खुल के मारता आगे, अरे यार आगे बढ़ूंगा तो वो मुझे आउट नहीं करेगा, स्टंपिंग, समझ रहे हैं आप ना। ऐसे ही आपके पास अगर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट होता है, सपोज आपने कहा हम सर कॉलेज में गए डेटा कलेक्ट करने के, थर्ड ईयर सर प्रिंसिपल साहब हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, है ना, आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किया, सर वहां पे हम गए डेटा कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने फोन कर दिया, भाई आए हैं बच्चे रिसर्च करने के लिए, आप परमिशन दे दो, उनके फोन से उन्होंने आपको परमिशन दे दी, ठीक है, तो एक वो भी सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कि हमारे पीछे कोई है ना, तो ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में, है ना, चाहे आपके ऊपर हाथ, आपका कोई एसपी नोन है ना, ठीक है, चाहे आप उसकी हेल्प ले या नहीं ले, लेकिन गाड़ी आप सीधा चांद दान के चलाएंगे, है ना, चाहे भले आप उसको कभी फोन करने की जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जनरली देता है, तो एक साइकोलॉजिकल जनरली सपोर्ट आपको रहता है, ठीक है, तो दिस इज वन आल्सो ए पार्ट, समझ में आ रही कहानी। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, फाइनेंशियल, है ना, जो भी आपको आपकी इंस्टीट्यूशन फंड दे रहा है, ठीक है, आईसीएमआर बताया मैंने, जनरली यूनिसेफ देता है जनरली फंड, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में है तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी आपको जनरली मिलता है। दैट इज अ पीयर सपोर्ट आल्सो इंपॉर्टेंट, आप रिसर्च ग्रुप है, पीएम आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लियर, जो भी आपका पीयर ग्रुप है, आपका दोस्तों का सर्कल है ना, उनका सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा आपको इंपैक्ट देता है, तो पीयर सपोर्ट भी जनरली होना चाहिए आपको, अगर आप रिसर्च ग्रुप में भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आसपास के लोग हैं, बहुत फर्क पड़ता है, पीयर सपोर्ट, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन रिसर्चर्स प्रॉब्लम इज थ्रू द इंटरेक्शन, ठीक है, एंड डिस्कशन विद अदर्स, और इसी को एक मैंने रिसोर्स ऑफ प्रॉब्लम बताया था, क्या नाम है उसका भैया, क्वेश्चन बता दिया मैंने, साइलेंट रहना, मैंने यही क्वेश्चन है, ये तो क्राइटेरिया भी बता रहा हूं मैं आपको कि पीयर सपोर्ट का मतलब समझ गए, आपके सेम गैदरिंग का सपोर्ट है, तो मैंने कहा यहां पे कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटरमाइन ए रिसर्चर्स प्रॉब्लम इज थ्रू इंटरेक्शंस एंड डिस्कशन विद अदर्स, ठीक है, तो अभी गलत मैंने कहा ना भैया, ठीक है, तो पीयर सपोर्ट जो है एक क्राइटेरिया भी है प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए और एक सोर्स भी है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आ गया सपोज एग्जाम में, ठीक है, और कौन सा सोर्स है भैया आप मुझे बताओ, पीछे बताया कोई भी, रेज द हैंड ओनली, जस्ट रेज द हैंड, हाँ 1 2 3 4 5 अभी पढ़ाया है, जबकि मैंने कहा ना भैया क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अभी बताया था मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, मैं इतना बताया था एग्जाम पर, चाय पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं आप, सेम पीपल से इंटरेक्शंस करते हैं, आप भूल गए, है ना, हाँ थोड़ा सा याद है, ठीक है, अब कितना समय तक रहता है, तो मैं कह रहा हूं ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं आएगा भैया ब्रेनस्टॉर्मिंग बताओ इसके बारे में, ऐसा नहीं आते हैं क्वेश्चंस, ऐसे रिसर्च में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, क्लियर, इसलिए मैं थोड़ा एक एक चीज बढ़ा रहा हूं। इट्स ऑल्सो वन ऑफ इंपॉर्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने एग्जांपल दिया कि अवेलेबिलिटी भी जनरली होनी चाहिए, आप गए बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें, आप सोचे कि मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स वहां पे जा रहा हूं, ठीक है, और 60 बच्चे वहां पे और मेरी 60 सैंपल साइज है, तो आप सोचेंगे मुझे 60 ही बच्चे मिल जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, उसके भी क्राइटेरिया है, ठीक है, दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट और दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, वो विलिंग हो गए तभी तो आप पार्टिसिपेट लेंगे, आप गए आज 10 बच्चों को बुखार थी, छुट्टी पे वो, ठीक है, तो आप उनका डेटा कलेक्शन नहीं कर पाए आप, या वो सेम किसी और स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट है, वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहते हैं, क्लियर, तो ये आपको ध्यान देना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट है या नहीं, क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। मैंने कहा ना
A researcher may believe that study subjects are readily available for the study. हम कह रहे हैं readily available है, हम जा रहे हैं, ठीक है, but this may not be the case. जरूरी नहीं कि वही केस है, वही आपके सैंपल है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना। मैंने कहा आपको कि अगर वो हो सकता है वहां पे लीव पे हो, बीमार हो, दे आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी, क्लियर, या वो किसी अदर स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट हो, तो इस सारे एस्पेक्ट को आपको जनरली ध्यान में रखना है। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स कॉम्पिटेंस, वो कितना कॉम्पिटेंट है ना, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। ट्रस्ट एक अलग वर्ड है, इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कॉम्पिटेंस, दोनों में। चलो इन्होंने वर्ड बोल दिया तो मैं बता देता हूं, है ना, बारीकियां है, खैर इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट तो मेरा कल्चर को जानने में है, किसी ट्राइबल कम्युनिटी में जाकर के, है ना, तो यहाँ पे जैसे सहरिया कम्युनिटी एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे क्वालिटेटिव स्टडी आती नहीं है, मैंने कभी कंडक्ट की नहीं है, मैं आई एम नॉट कंपिटेंट टू कंडक्ट द क्वालिटेटिव स्टडीज, मैं कंपिटेंट नहीं हूं, लाइक ए केपेबल कह सकता हूं, समथिंग कैपेबल, है ना, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मुझे उसके बारे में ज्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है, तो कैसे उसका एनालिसिस करते हैं, मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैंने कभी स्टडीज की नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए हो सकते हैं। तो रिसर्च की कंपिटेंसी भी डिपेंड करती है कि मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करनी है, मुझे जैसे हम सिंपल नॉलेज असेस कर रहे हैं, पहले प्री टेस्ट नॉलेज लिया, पोस्ट टेस्ट नॉलेज लिया, मुझे आती है, मैं कर सकता हूं, मैं राय लेकर के मैं एनालिसिस कर सकता हूं। एक होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, आरसीटीज, जिसपे आप कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन बनाई आपने, समझ, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन बनाई आपने, समझ है, तो एंटी डायबिटिक मेडिसिन जो डायबिटीज पेशेंट को मैं दूंगा तभी उसका इफेक्ट देख पाऊंगा ना, मैं आपको कुछ इंटरवेंशंस करूंगा मैं आपको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बोलते हैं, क्लियर। तो वो मैं उसके लिए सपोज कंपिटेंट नहीं हूं, क्लियर। तो मेरी कंपिटेंसी भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है कि मैं कितना कॉम्पिटेंट हूं, मैं कितना कैपेबल हूं किस टाइप की रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के लिए। दिस वन इज ऑल्सो वन फैक्टर, ये भी एक क्या भैया आपका फैक्टर है, इतना सा आपको याद रखना है, क्लियर, डिटेल में नहीं जाना है, ये फैक्टर है, आपको जनरली ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया है, क्लियर। इथिकल कंसिडरेशन मैं बता चुका हूं आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो फाइनेंशियल देता है, सेम इथिकल कंसिडरेशन मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं कि कहां से आपको परमिशन जनरली चाहिए होती, कहां से चाहिए होती जनरली, आपकी अथॉरिटी कंपिटेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो रिसर्च सेटिंग है जनरली वहां से, और या तो उसको सब्जेक्ट कह सकते हो, या पार्टिसिपेंट कह सकते हो, या सैंपल कह सकते हो, और भी कोई नया वर्ड एग्जाम में आ सकता है, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं हो मैं 3 वर्ड बताया, 3 कुछ भी दे दे तो ठीक है। फिजिबल के अंदर ये सारे पार्ट थे भैया, और मेन क्राइटेरिया जो है भैया वो याद रखना रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने का, दैट इज अ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, टाइम, कॉस्ट, मनी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, वो सारे क्राइटेरिया उसके अंदर आ रहे हैं, नाम से सारे आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होंगे आपको, ठीक है, नाम से क्लियर। नेक्स्ट है सोल्वेबल और रिसर्चेबल, कितना बड़ा क्राइटेरिया है, कोई बता सकता है मुझे इसके बारे में कि जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है एटलीस्ट वो सॉल्वेबल होनी चाहिए, उसको कर पाए। सपोज मैंने कहा कि आई वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, है ना, पर रिसर्च प्रॉब्लम तो है, मुझे जानना है, ठीक है, बट दैट इज नॉट सॉल्वेबल, हम उसको दैट इज नॉट रिसर्चेबल, हम उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ऐसी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें एटलीस्ट जो क्या हो भैया, सॉल्वेबल हो और आपकी रिसर्चेबल हो, क्लियर। आ सकता है कोई एग्जांपल लेकर के, दिस सपोज ये एग्जांपल दे दिया आपको और दे दिया कि ये दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल और नॉट लाइक दैट, या कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है, क्लियर। Problem selected is good only if it is solvable, so that chances of insolvability is to be minimized. Insolvability क्या हो जाती है आपको जनरली कम हो सकती है। एग्जांपल दिया है मैंने सेम, a researcher select a research problem to know the existence of God in the universe. यूनिवर्स के अंदर गॉड एग्जिस्टेंस में है या नहीं उसको आप ढूंढना चाहते हैं, बट आई थिंक यू कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, अंडरस्टूड भैया, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट और है, दिस प्रॉब्लम इज एम्बिग्यूअस एंड इम्पॉसिबल टू सॉल्व। जो बोल रहा हूं मैं सब कुछ मैंने लिखा है वैसे, है ना, कुछ ज्यादा बोलूंगा कम नहीं बोलूंगा, ठीक है। करंट
इसके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात कर चुका हूं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप प्रीवियस इश्यूज में कर सकते हैं। फिर मेरा वर्ड ध्यान से सुन लेना भैया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप प्रीवियस कोई इश्यूज हैं या उन पे आप कोई टॉपिक है उस पर स्टडी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यू कैन कंडक्ट द रिसर्च स्टडी, बट मैं जो बात कर रहा हूं कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम किसको मानेंगे, जो करंट इश्यूज पे बेस्ड हो। समझ गए? जो करंट इश्यूज अभी चल रहे हैं उस पर अगर बेस्ड हो, उस पर अगर आप कोई प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन से कि दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट और दिस प्रॉब्लम इज द गुड, ठीक है। बट यू कैन कंडक्ट द स्टडी ऑन प्रीवियस इश्यूज ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। समझ रहे हैं? आप कर सकते हैं, पर मैं क्राइटेरिया किसके बता रहा हूं, गुड प्रॉब्लम के बता रहा हूं, क्लियर? जो करंट इश्यूज पे बेस्ड हो। मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं पहले, है ना, प्रीवियस क्लासेस में मैं कर चुका हूं। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्टिंग। कोई नीड है इसको एक्सप्लेन करने की? रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग जनरली होनी चाहिए, रिसर्चर के भी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, और सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जनरली होनी चाहिए। क्लियर? दीज बेटा इसको पॉज करो। दीज ऑल आर द क्राइटेरिया